हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अच्छा, आइए आज अपन देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले अपन ने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, पता है किसी को? चलो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जो स्वर थे अपने हिंदी वर्णमाला के अंदर अपन ने पढ़ा, उसमें वर्णों को देखा, वर्ण में स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। फिर अपन ने स्वरों पे चला, फिर स्वर के अंदर अपन ने पढ़ा कि स्वरों की कितनी इकाइयां होती है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आदि ये सारी चीजें हैं। तो फिर उसके आगे आज देखते हैं अपन स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले अपन चलेंगे इससे पहले अपन चलेंगे थोड़ी सी छोटी छोटी एक दो चीजें हैं वो बता देती हूँ। स्वरों की संख्या कितनी थी अपने? 11। अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये थे। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है अपनी मात्रा। मात्राओं की अगर संख्या पूछ ली जाए कि मात्राएं होती कितनी है, तो मात्राओं की संख्या अपने को कितनी करनी है? 10। कितनी करनी है? 10। क्योंकि इसमें जो अ है क्या है? जो अ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसके स्थान पर कर देंगे अपन 0, या फिर कोई मात्रा नहीं। यहाँ पे आ है तो आ की मात्रा होती है अपने ये वाली। फिर उसके बाद में ई है, ई की होती है अपनी ये, बड़ी ई की रहेगी ये, इसकी यू और इसकी ऊ। फिर री की मात्रा आ जाती है ये, फिर आ जाएगा आपका आई, और फिर आ जाएगी आपकी आई, और फिर आ जाएगा ओ, और फिर आ जाएगा औ, यानी कि 2 मात्रा। ठीक है, तो मात्राओं की अगर संख्या पूछ ली जाए तो होती कितनी है? 10। और स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो होगी कितने अपने? 11। फिर उसके बाद में एक और आ जाती है 12 खड़ी। क्या आ जाती है? 12 खड़ी। 12 खड़ी के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? 12 खड़ी में संख्या कितनी होती है? 12 का अर्थ क्या है? 12, यानी कि 12 खड़ी। ठीक है, अ, आ, ई, ई, उ, उ, रे, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। इस प्रकार से कितनी हो जाएगी इनकी? 12। ठीक है, अपन ने सबसे पहले समझा स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है अपनी? 11, जो कि ये सारे अपने क्या है? स्वर ही हैं। उसके बाद में आती है आपकी मात्राएं। मात्राओं की संख्या पूछ ली जाए, क्वेश्चन आ जाए कि मात्राओं की संख्या होती कितनी है, तो कितनी करनी है अपने को? 10। लेकिन इनमें से कौन से स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि इसको अपन ने कर दिया अ की कोई मात्रा नहीं होती। फिर उसके बाद में आता है अपना ये आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़े ऊ की, ये री की आ जाएगी, फिर ए की आ जाएगी, फिर आई की आ जाएगी, फिर ओ, और फिर ये औ की। ठीक इसी प्रकार से फिर अपन ने देखा कि 12 खड़ी, जो 12 खड़ी होती है उसकी संख्या कितनी होती है अपने? 12। तो ये सारी क्या है अपनी? 12 खड़ी है, जिसके आधार पे अपन जैसे अपन स्वरों को पढ़ते हैं, स्वरों के आधार पर अगर अपन व्यंजनों को मूल रूप प्रदान कर देते हैं तो वो सब क्या होती है अपने? मात्राएं कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अपन इसको थोड़े से विस्तृत रूप में। मात्रा, स्वरों की परिभाषा आप लोग पढ़ ही चुके हो पहले कि वे ध्वनियां जो हमारे हृदय तंत्र से उत्पन्न होती है और तुरंत हमारे मुख के स्फोट के जरिए बाहर निकल जाती है, उनको जहाँ कहीं रोकने टोकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारे क्या कहलाती थी? अपने स्वर कहलाती थी। फिर उसके बाद में आती है मात्रा। आइए मात्रा की परिभाषा देखते हैं। पहले तो देख लीजिए आप मात्रा का शाब्दिक अर्थ।
मात्रा का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। मात्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। फिर इसके अपन देख लेते हैं परिभाषा। वे स्वर जो व्यंजन वर्णों में लगकर उनको मूल रूप प्रदान करता है, उसे मात्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? अभी पढ़ा ही है अपन ने। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। स्वर कितने होते हैं अपने? 11। और मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। ध्यान रखना कि अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। देखिए समझिए, सबसे पहले मात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है समय। यानी कि अपन जिन स्वरों का व्यंजनों का उच्चारण करते हैं और उनको उच्चारित करते समय हमें कितना समय लगता है, उनका उच्चारण करते समय में कितना समय लगता है, वो सब क्या आती है? अपनी मात्रा के अंदर आती है। वे स्वर वर्ण जो व्यंजन वर्णों में लगकर उनको मूल रूप प्रदान करते हैं। जैसे कि ये अ था, अगर अपने को का बनाना है तो इसमें भी क्या है? अ छिपा हुआ है। और फिर जैसे ये क्या रहा? आपका क है, क्योंकि अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है और आ लग गया तो ये क्या बन गया? का और म। इस प्रकार से क्या हो गया? ये एक स्वर था और स्वर व्यंजनों में लग करके किसका कार्य कर दिया? मात्राओं का कार्य कर दिया। फिर आता है अपना मात्राओं की जो संख्या होती है वो कितनी मानी गई है? 10, क्योंकि अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। ओके, आइए अब अपन चलते हैं एक छोटी सी और देख लूं वर्णमाला, फिर चलते हैं स्वरों के प्रकार पर। वर्णमाला। वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ओके, अब आ जाइए अपना जो मेन टॉपिक है वो है आपका स्वरों का वर्गीकरण। क्या है? स्वरों का वर्गीकरण। देखिए इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण के आधार पर स्वरों को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ऋस्व,
दूसरा है दीर्घ और थर्ड है आपका प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं जिह्वा स्थिति के आधार पर, जिह्वा स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा स्थिति के आधार पर वो कितने भागों में बांटा गया है? वो 3 भाग हैं। पहला है आपका अग्र, दूसरा है आपका मध्य और तीसरा है आपका पश्च। ओके, फिर अपन देखते हैं तालु, तालु स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? तालु स्थिति के आधार पर इनको बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिए, विवृत, अर्धविवृत, विवृत, अर्धविवृत, समवृत और एक होता है आपका अर्ध समवृत। कौन सा होता है? अर्ध समवृत। ठीक है, एक और समझ लो पहले। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं? वही 4 भाग है अपना। कंठ, मूर्धा, औष्ठ और तालु के आधार पर। किसके आधार पर? तालव्य के आधार पर। एक और बचता है इसमें ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 होते हैं। एक होता है आपका वृत्ताकार। चलो इसको ऊपर लिख देते हूँ। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। पहला है आपका वृत्ताकार और दूसरा है आपका अवृत्ताकार। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अपन पढ़ रहे हैं अपना स्वरों का वर्गीकरण। कौन सा? स्वरों का वर्गीकरण। अब जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो काफी प्रकार से किया गया है। किसी को तो उच्चारण के आधार पर बांट दिया है, किसी को जिह्वा स्थिति के आधार पर बांटा है और किसी को तालव्य स्थिति के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले इसने बांटा किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए आपके, तो अपने को कितने भाग में करना है? इसका 3 भाग में करना है। पहला है अपना ऋस्व, दूसरा है अपना दीर्घ और तीसरा है अपना प्लुत। फिर उसके बाद में इसने दूसरा नंबर बांटा किसके आधार पर? जिह्वा स्थिति के आधार पर। जिह्वा स्थिति के आधार पर कितने भागों में? अग्र, मध्य और पश्च, यानी कि 3 भागों में इसको भी वर्गीकृत इन्होंने कर दिया। फिर इन्होंने बांटा किसके आधार पर? तालव्य स्थिति के आधार पर, जो कि कितने भागों में बांटा इसने? 4 भागों में। पहला है आपका विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है समवृत और चौथा है आपका अर्ध समवृत। फिर इन्होंने बांटा किसके आधार पर? उच्चारण स्थानों के आधार पर, जिनके अंदर अपन पढ़ेंगे कंठ के आधार पर, मूर्धा के आधार पर, औष्ठ के आधार पर और तालव्य स्थिति के आधार पर। फिर इन्होंने बांटा 5वें नंबर पे किसमें? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर जो इन्होंने वर्गीकरण किया है वो कितने प्रकार से कर दिया है? 2 प्रकार से है।
सॉरी, थोड़ी देर की माफी चाहूंगी। ओष्ठाकृति के आधार पर इन्होंने बांटा दो भागों में। पहला था आपका वृत्ताकार और दूसरा था आपका अवृत्ताकार। ठीक है, अब अपन चलते हैं एक एक को थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इसकी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा? कितने थे? 3। पहला था आपका ऋस्व। ऋस्व को समझ लेते हैं पहले। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें बिल्कुल कम समय लगता हो, या ऋस्व का अर्थ होता है क्या है? लघु या छोटा। सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर जो होते हैं आपके, वे वर्ण जिनका वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण करते समय कम समय जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता हो, कम समय लगता हो, उसे 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 ऋस्व स्वर कहा उसे ऋस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा देखो, ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। 4 कौन कौन से हैं देखिए। एक है अ, ई, उ और रे। यानी कि अपन पढ़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण स्थान नहीं है, ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है? उच्चारण के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो 3 टाइप से किया गया है। पहला है आपका ऋस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा होता है आपका प्लुत। तो ऋस्व स्वर वही होता है वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय बिल्कुल कम समय लगता हो, बिल्कुल कम समय लगता हो, उसे कहा जाता है कौन सा? ऋस्व स्वर। या फिर जो एक मात्रा वाले हैं वो कौन से होंगे अपने? ऋस्व स्वर। उसके बाद में आता है अपना दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ दीर्घ का अर्थ दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है। दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है। परिभाषा देख लीजिए यहाँ पे। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ
उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ जो आपके स्वर है वो कौन कौन से आ जाते हैं। फिर अपन ने सभी स्वरों में से 4 स्वर को तो निकाल दिया पहले, किसमें, ऋस्व में। पहला निकाला अपन ने ए को, दूसरा निकाला अपन ने ई को, तीसरा निकाला अपन ने उ को, और चौथा निकाल दिया अपन ने री को। अब जितने भी स्वर बचते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अपने दीर्घ स्वरों में। जैसा कि आप देख रहे हो, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आउ। और इनके अतिरिक्त एक आगत स्वर होता है जो कि होता है अपना आ, जिसको अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया है। समझिए इसको। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। परिभाषा में देखते हैं अपन, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें अधिक समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को जो ऋस्व स्वर आए तो ऋस्व स्वरों की संख्या होती है कितनी, 4। उन चारों को आप अलग कर दीजिए। उसके बाद में जितने भी स्वर बचते हैं वो सारे किसके अंदर अकाउंट में आ जाएंगे, अपने दीर्घ स्वर में, जो कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, और एक अंग्रेजी भाषा का जो आगत स्वर है वो है अपना अ। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं फिर जिह्वा स्थिति के आधार पर। सॉरी, एक था अपना प्लुत स्वर। कौन सा, प्लुत स्वर। समझिए इसको। प्लुत का अर्थ होता है यानी कि जिसको थोड़ा लंबे समय तक अपन क्या कर सके, उच्चारित कर सके। जैसे कि आप लोगों ने अगर देखा हो तो ऋषि मुनि जो होते थे वो ओम का उच्चारण करते थे। सभी लोग जनरल करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो उसको अपन दीर्घ यानी कि सबसे उस स्वर को अपन क्या ले जाते हैं, ऊपर की ओर सबसे लंबा खींचते हुए ले जाते हैं। ओम बोल के देखो एक बार, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये स्वर कौन सा होता है अपना, प्लुत स्वर। वह वर्ण जो दीर्घ स्वर से भी, जो दीर्घ स्वर से भी, दीर्घ स्वर से भी, दीर्घ स्वर से भी अधिक अधिक समय तक, अधिक समय तक उच्चारित, अधिक समय तक उच्चारित होता है, उच्चारित होता है, उसे 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 प्लुत स्वर, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। इसका उदाहरण मिलता है अपने को, यानी कि इसको कहा जाता है त्रैमात्रिक। इसे त्रैमात्रिक, इसे त्रैमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो दीर्घ से भी लंबा खींचा जाता है, इसीलिए। उदाहरण मिलता है अपने को किसका, ओम का। ठीक है। प्लुत जो स्वर है अपने, वह वर्ण जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय के लिए उच्चारित किया जाता है, तो वहां पे जो समय लगता है उससे क्या कहा जाता है, उसका प्लुत स्वर कहा जाता है। इसे त्रैमात्रिक यानी कि इसमें 3 मात्राएं, ऋस्व में रहेगी अपने 1 मात्रा वाले, दीर्घ में रहेंगे अपने 2 मात्रा वाले, और ऋस्व जहाँ पे आ जाए तो वहां पे वो त्रैमात्रिक यानी कि जिसका स्वर सबसे लंबा खींचा जाता है तो वो कहलाते हैं अपने त्रैमात्रिक। जैसा कि आप देख रहे होंगे एक उदाहरण है यहाँ पे ओम। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन चलते हैं जिह्वा स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर, जिह्वा स्थिति के आधार पर। जिह्वा स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया था वो कितने टाइप्स में किया गया था, 3 टाइप्स में। पहला कौन सा था आपका, अग्र स्वर, दूसरा था आपका मध्य स्वर, और तीसरा था आपका पश्च स्वर। ओके, देखिए अब इसको पहले एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं अपन ताकि थोड़ी सुविधा हो जाए। अपन ने बनाया इस तरीके से, बीच में से आपको क्या निकालनी है, एक एरो निकालनी है, और ये जो एरो है इसको क्या नाम देना है अपने को, ए।
इधर कर देना अपने को ई, ई, ए और आई, एक बच जाता है आपका री। इधर कर देना अपने को ऊ, ऊ, ओ, आउ, और एक जो आगत स्वर है वो भी कौन सा है यहाँ पे आ कर देना है। ठीक है, अब इसमें सीखिए, देखो आप ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये कौन सा वाला हो गया आपका, अग्रभाग हो गया। कौन सा, अग्रभाग। ये जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल मध्य वाला, इसको अपने को क्या नाम दे देना है, ये हो गया आपका मध्य भाग और ये हो गया आपका पश्च भाग। क्लियर दोस्तों यहाँ पे, अब समझिए इसको। अग्रभाग, अग्र स्वर, वे स्वर जो जिह्वा के, वे स्वर जो जिह्वा के, जिह्वा के अग्र यानी कि अगले वाले भाग से, जिह्वा के अगले, अगले वाले भाग से, भाग से उच्चरित, अगले वाले भाग से उच्चरित होते हों, अगले वाले भाग से उच्चरित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अग्रस्वर। अग्रस्वर आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कौन कौन से आ गए, ई, ई, ए, आई और री। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई कितनी, 5, जिनमें से देखिए ई आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा, री आ जाएगा, ए आ जाएगा और आई आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक का। फिर उसके बाद में अपना चलता है मध्य स्वर। कौन सा है मध्य स्वर, मध्य स्वर वो होता है जो अपनी जिह्वा के बिल्कुल मध्य वाले पॉइंट से, कहां से, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से जो बोला जाएगा, जो उच्चारित किया जाएगा वो कहलाएगा अपना कौन सा, मध्य स्वर। एको को एक बार बोल के देखो, यहाँ तक क्या करके वो क्या हो जाता है, अटक सा जाता है, तो वो कौन सा हो गया आपका मध्य स्वर। यानी कि जिह्वा के, जिह्वा के बिल्कुल, जिह्वा के बिल्कुल मध्य, मध्य वाले भाग से, मध्य वाले भाग से उच्चरित होता है, मध्य वाले भाग से उच्चरित होता है। इसका एक ही मिलता है अपने को उदाहरण, वो कौन सा है अपना अ। क्या रहेगा मध्य स्वर में अ। देखिए इसको समझ लीजिए एक बार। जिह्वा स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो 3 टाइप से किया गया है। पहला है अपना अग्रभाग, दूसरा है अपना मध्य और तीसरा है अपना पश्चिम। अग्र को अपने को इधर की साइड वाला एक त्रिभुज बनाएंगे तो उसके अंतर्गत अपने को मध्य में कौन सा डालना है, सिर्फ एक ए को डालना है। और अगर सभी इस टाइप से मिल रहे हैं अपने को, इस टाइप से अगर अपने को मिल रहे हैं, कौन सी आकृति में, 3 की आकृति में, कौन सी आकृति में, 3 में, तो ये जितने भी 3 वाले दिखाई देंगे वो सारे सारे कौन से होंगे अपने, कौन से रहेंगे, पश्चिम। और बाकी जितने बच जाते हैं वो सारे के सारे अपन किस में डाल देंगे, अग्रभाग में। ठीक है, फिर आता है अपना पश्चिम स्वर। वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जो जो जिह्वा के पिछले, जो जिह्वा के पिछले वाले भाग से उच्चरित, जिह्वा के पिछले वाले भाग से उच्चरित होते हैं, जिह्वा के पिछले वाले भाग से उच्चरित होंगे वो कौन से कहलाएंगे अपने, पश्च स्वर। पश्च स्वर में आप लोगों ने देखा होगा कौन कौन से थे उसमें, उ, ऊ, ओ, आओ, फिर था आपका आ।
और एक था अपना ये थे। फर्स्ट वे स्वर कहलाते हैं जो जिह्वा का जो पिछला वाला भाग अपने मुख से बोलते हैं, अगला वाला जिह्वा के आगे वाला भाग, मध्य जिह्वा के मध्य वाला भाग, और पश्च भाग का अर्थ होता है यानी पिछले वाला भाग जो कहलाएगा वो अपना फर्स्ट स्वर कहलाता है। वो था अपना कौन सा? फर्स्ट स्वर। वो कहलाता था अपना फर्स्ट स्वर। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया था? दो थे अपने, एक था आपका वृत्ताकार और दूसरा था अपना अवृत्ताकार। वृत्ताकार बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा जो होठ है, हमारे जो होठ है वो एकदम गोल गोल हो जाते हैं तो वो कहलाएंगे अपने वृत्ताकार, और जिनमें हमारे होठों की जो स्थिति है वो एक फैलवा हो जाएगी यानी कि फैलाव जिनमें खिंचाव होता रहेगा वो कहलाएंगे अपने अवृत्ताकार स्वर। समझिए इसको, वृत्ताकार स्वर जिनमें 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 ओष्ठ की आकृति, जिनमें ओष्ठ की आकृति, जिनमें ओष्ठ की आकृति गोल, जिनमें ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है, गोल हो जाती है, वे कौन से कहलाएंगे? अपने वृत्ताकार स्वर। इनके अंतर्गत एक अपने को जो इस कैटेगरी अपन ने पिछले में देखा था जीवा स्थिति में, जिसमें अपने को ये तीन टाइप से दिखाई देते हैं, इनमें से अपने को सिर्फ वृत्ताकार में किसको छोड़ना है? एक ए को और एक आ को छोड़ना है, और बाकी जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे कौन से रहेंगे? अपने वृत्ताकार रहेंगे। जैसे उ, ऊ, ओ, औ, और एक रह जाता है आपका आगत जो स्वर है, यानी कि जैसे अपन हॉस्पिटल, ऑफिस आदि बोलते हैं तो इसमें भी हमारे ओष्ठों की आकृति कैसे हो जाती है? एकदम गोल हो जाती है, इसलिए कौन से रहेंगे? अपने वृत्ताकार स्वर। फिर उसके बाद में दूसरा आ जाता है अपना अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। इसको समझना, अवृत्ताकार जो होते हैं उसमें ओष्ठ की आकृति जो है वो गोल नहीं रहती। वे स्वर जिनका जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ ओष्ठ गोल ओष्ठ गोल नहीं रहते, जिनमें ओष्ठ गोल नहीं रहते वह क्या कहलाएंगे? अपने अवृत्ताकार स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने टाइप्स में किया गया था? दो में। पहला था आपका वृत्ताकार स्वर, दूसरा था आपका अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार में अपन ने पढ़ा कि जिनमें ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है, जिनमें ओष्ठ बोल जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं अपने कौन से? वृत्ताकार स्वर। जैसे कि ऊ, ओ और औ, और एक आ, जो कि आ है अपना आगत स्वर जो कि लिया गया है अपने अंग्रेजी भाषा के वोवल से। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अवृत्ताकार स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो होस्ट है, हमारे जो होठ है उनकी आकृति गोल नहीं रहती, वो कहलाते हैं अपने कौन से? अवृत्ताकार स्वर। जैसे कि अवृत्ताकार स्वरों में अवृत्ताकार स्वर में
आपका आ जाता है ए, आ, ई, ई, ए, आई और री। कौन कौन से आ जाएंगे उसमें? अवृताकार में ए को बोल के देखो एक बार, होठ गोल होते हैं या नहीं होते? आ को बोल के देखेंगे, नहीं होते, क्योंकि आ को बोलते हुए हमारे होठों की जो आकृति है वो एकदम फैलवा हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि ए, आ, ई, ए, आई और री, ये सारे के सारे क्या है अपने अवृताकार स्वरों के अंदर इनकी गिनती आती है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा तालव्य स्थिति के आधार पर। तालव्य स्थिति के आधार पर, तालव्य स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालव्य स्थिति के आधार पर अपन ने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। तो उसमें अपन ने देखा था कि उसको कितने भाग में बांटा गया था? 4 भागों में। पहला था आपका कौन सा? समृद्ध, फिर आया था आपका अर्ध समृद्ध, और फिर था विवृत, और फिर था आपका अर्ध विवृत। इसको एक छोटे से डायग्राम से अपन समझ लेते हैं। ई, इसको नाम दे दिया आपने बड़ी ई। फिर इसके बाद में आपने नाम दे दिया इसको इधर ए आ जाएगा, इधर आपका ओ आ जाएगा, इधर आपका आई आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका आउ, और यहाँ पे आ जाएगा अ और आ। ठीक है, ओ, यहाँ पे नाम दे देना है अपने को ओ का। क्लियर? चलो इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा के ई, ई, ओ और ओ। ठीक है, समझना इसको। अपने को सबसे पहला जो नाम देना है वो यहाँ पे ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ और फिर बड़ा ऊ। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे रख देना अपने को छोटा ए, और फिर यहाँ पे कर देना अपने को छोटा ओ। यहाँ पे कर देना अपने को बड़ा आई, और यहाँ पे कर देना है बड़ा आओ, और साथ में लिख देना यहाँ पे ए और आ। एक बात रहेगी आपके इसमें, जो मध्य वाला जो भाग आएगा आपका, कौन सा वाला? मध्य वाला भाग, इसको क्या नाम दे देना है अपने को? विवृत। क्या नाम दे देना है? विवृत। और इसमें रख देना है अपने को किसको? ओनली आ को। किसको? आ को, ना कि इस वाले आ को। समझिए अब, ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको पहला वाला, कौन सा वाला? पहला वाला। ये जो भाग है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा आपका समृद्ध। कौन से में? समृद्ध में। फिर इसके बाद में दूसरा एक जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये आ जाएगा अपना अर्ध, अर्ध समृद्ध में, अर्ध समृद्ध में। ठीक है, ये वाला भाग और ये वाला भाग। फिर उसके बाद में अपने पास बचता है बिल्कुल नीचे वाला भाग, एक तो आई बचा हुआ है और बाकी के ये तीनों चारों, ये आ जाते हैं अपने किसमें? अर्ध विवृत में। किसमें आ जाएंगे फ्रेंड्स? अर्ध विवृत में। और जो विवृत स्वर बचेगा ओनली वो किस में आएगा? जो आ है वो सिर्फ एक ही रहेगा विवृत के अंतर्गत। समझिए इसको पहले कि अपने को कुछ नहीं करना है, एक आइकन सा बनाना है जिसको अपने को या तो इसको बास्केट बना लो या फिर आप एक त्रिभुज की स्थिति में बना लो, जिसमें अपने को पहली जो लाइन आएगी, यानी कि फर्स्ट इसको बांट दो, दूसरा इसको बांट दो और थर्ड इसको बांट दो, और जो फोर्थ बचेगा वो अपने को किसमें कर देना है? इसको पहली लाइन में अपने को करना है ई, ई, ऊ। ये किस में आ जाएंगे? अपने समृद्ध में। फिर उसके बाद में जो ए आएगा और ओ आएगा वो आ जाएगा अपना अर्ध समृद्ध में।
फिर जो थर्ड पे आएगा अपना आई और आओ, और ए और आ, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे अपने अर्ध विवृत में, और जो विवृत बचेगा वो किस में आ जाएगा अपना आ, यानी कि एक ही रहेगा विवृत के अंतर्गत, वो रहेगा अपना आ। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर स्वरों का, स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अपन ने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था दीर्घ, प्लुत और रेस्प, वो था ओनली उच्चारण के आधार पर, और ये किसके आधार पर है, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर थे अपने को कितने भागों में बांटा था इसको, बताइए, 4 भागों में। कितने थे, 4। पहला था अपना कंठ, दूसरा था अपना तालु, थर्ड था अपना मूर्धा, और फोर्थ था अपना ओष्ठ। किसके आधार पे, उच्चारण स्थानों के आधार पर। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है, कंठ से जिनका उच्चारण होगा वो कौन से कहलाएंगे अपने, कंठ स्वर। कंठ स्वर में अपन जैसे देखते हैं ए और आ, क्योंकि इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से, कंठ से उच्चरित होते हैं। कहां से होते हैं, कंठ से उच्चरित होते हैं। फिर आपने देखा कि जो तालु है, तालु के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, 2 आएंगे अपना, एक तो रहेगा ई और एक आएगा ई। फिर उसकी ये इनका उच्चारण कहां से होता है, इनका उच्चारण होता है तालव्य से, तालव्य से उच्चरित होते हैं। जो मूर्धा है, अपने मुख का जो ऊपर वाला जो ठोस भाग है वह क्या कहलाता है, मूर्धा। मूर्धा के अंतर्गत एक ही स्वर आता है, वो कौन सा है अपना, री। मूर्धा से, मूर्धा से उच्चरित, मूर्धा से उच्चरित होते हैं। इनका उच्चारण कहां से होता है, अपने मूर्धा से होता है। फिर उसके बाद में आ जाता है अपना ओष्ठ। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हमारे ओष्ठों से होता है, कहां से होता है, अपने ओष्ठों से होता है, जैसे कि उ और उ। ये 2 स्वर हैं जिनका उच्चारण कहां से होता है, अपने ओष्ठ से होता है। ओठों के द्वारा, ओठों के द्वारा उच्चरित होने वाले स्वर। समझिए इसको, अगर क्वेश्चन आ जाए कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है, तो अपने को कितना करना है, 4 करना है। पहला है अपना कंठ, दूसरा है अपना तालु, तीसरा है अपना मूर्धा, और चौथा है अपना ओष्ठ। कंठ यानी कि वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। कंठ के अंदर जैसे कि ए और आ है, इनका उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, अपना कंठ होगा। और तालव्य वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण हमारे तालु से होता है, जैसे कि ई और बड़ी ई, तो इनका उच्चारण कहां से होता है, अपना तालव्य से। उसके बाद में आता है अपना मूर्धा। तो मूर्धा जो होता है, मुख का जो ऊपर वाला जो ठोस भाग है वह कौन सा है, अपना मूर्धा है। उसके अंदर एक ही स्वर आता है, वो कौन सा है, अपना रे। और फिर आता है अपना ओष्ठ के आधार पर, यानी कि ओष्ठ जिनको बोलते हुए हमारे होठों की जो आकृति है वो गोल गोल हो जाती है, तो वो कौन से रहेंगे, अपने ऊ और ऊ। तो इनका उच्चारण कहां से होता है, अपना होठों के द्वारा। इनके अतिरिक्त 2 और हैं, एक होता है आपका संयुक्त उच्चारण स्थान, इनको नाम दिया गया है कौन सा, संयुक्त, संयुक्त उच्चारण स्थान के आधार पर, संयुक्त उच्चारण स्थान, जिनमें है कौन सा, कंठ तालव्य, और दूसरा आ जाता है आपका कंठोष्ठम, कंठोष्ठ। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हमारे कंठ और हमारे तालु से होता है,
जिसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आ जाते हैं, एक आ जाता है ए और एक आ जाता है अपना आई। ये दो ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। फिर उसके बाद में आते हैं आपके कंठोष्ठ स्वर, जिह्वीय स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हमारे कंठ और हमारे ओष्ठ दोनों से होता है, जैसे कि ओ, जैसे कि ओ और आओ। किसके आधार पर? संयुक्त उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अपन ने सबसे पहला पढ़ा था, अपना जो वर्ण विचार चल रहा है, वर्ण विचार के अंतर्गत अपन स्वर और वर्णों को, स्वर और व्यंजन यानी कि दोनों को अच्छे से समझे थे। स्वर की क्या परिभाषा थी, स्वर के कितने प्रकार हैं, स्वर स्वर होते कितने हैं, मात्राएं कितनी होती हैं, 12 खड़ी में कितनी संख्याएं होती हैं, आदि चीजों को अपन ने अच्छे से पढ़ा है और अच्छे तरीके से अपन ने स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो भी अच्छे से समझा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन मिलेंगे व्यंजन वाले टॉपिक में। व्यंजन के अंदर अपन पढ़ेंगे व्यंजन और व्यंजनों के प्रमुख प्रकार और व्यंजन के आधार पर उनका उच्चारण स्थान के आधार पर किसको किस भागों में बांटा गया है आदि को। ठीक है, ओके, धन्यवाद।